रेडियस ऑफ, क्वेश्चन लिखना है ना, रेडियस ऑफ, इस तरह से लिखो, एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस is capital R. Radius of aluminum 27 nucleus is capital R. Find radius of, find radius of, ऐसे बोर्ड पे देख के लिखो, टेलुरियम 125 न्यूक्लियस, बोर्ड पे लिख दिया मैंने, रेडियस ऑफ टेलुरियम 125 न्यूक्लियस. R/3 सही आंसर. तो क्या आंसर रहेगा बेटा इसका? 5R/3. चलिए, तो आंसर है 5R/3. ठीक है, देखो कैसे करना है बेटा, एक बार बोर्ड पे देख लो आप लोग, है ना. देखो, इसको ऐसे करना है, आप लोगों को पता है कि जो रेडियस होती है वो मास नंबर के पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. रिलेशन होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर के पावर 1/3. तो अगर ये रिलेशन आप यूज करेंगे तो आर टेलुरियम डिवाइड बाई आर एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू ए टेलुरियम डिवाइड बाई ए एल्यूमिनियम की होल पावर 1/3. ऐसा लिख देंगे आप. देखो बेटा, इधर ये हो गया आर टेलुरियम. अच्छा, एल्यूमिनियम की रेडियस कितनी है? आर. बोलो बेटा, टेलुरियम का मास नंबर क्या है? 125. और एल्यूमिनियम का मास नंबर क्या है? 27 की होल पावर 1/3. देखो, आप 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं ना 3 की पावर 3, और पावर ऊपर 1/3 तो कट जाएगा वो, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3. तो यहां से आर टेलुरियम जो आपके पास आएगा, तो आर टेलुरियम आपके पास आ जाएगा 5R/3. तो आर टेलुरियम आ जाएगा 5R/3. लिख दो बेटा इसको. इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो. है कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन बोलता हूं. अगला क्वेश्चन लिखें, इफ रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस, जर्मेनियम का सिंबल क्या होता है? रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस इज ट्वाइस ऑफ, रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ, ऐसे लिख लो, बेरिलियम 9 न्यूक्लियस. रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस इज ट्वाइस ऑफ बेरिलियम 9 न्यूक्लियस. बेरिलियम 9 न्यूक्लियस. Find mass number of germanium nucleus. Find mass number of germanium nucleus. Find mass number of germanium nucleus. $72. कितने बच्चों का आंसर आ गया इसमें? 72 आंसर आ गया. वेरी गुड. देखो बेटा किस तरह से करना है. अच्छा देखो, आपके पास में क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी है कि रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम. ये कंडीशन आपको क्वेश्चन ने दे रखी है ना. रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम, ये दे रखा है आपको. अच्छा देखो, मुझे अगर जर्मेनियम का रेडियस लिखना है तो जर्मेनियम का रेडियस बोलो क्या हो जाएगा? R0 A जर्मेनियम की पावर 1/3. ये तो जर्मेनियम का रेडियस हो गया.
इज इक्वल टू ट्वाइस। अच्छा, मुझे बेरिलियम का रेडियस लिखना है तो ये हो जाएगा आर नॉट ए बेरिलियम की पावर 1/3। बोलो ये हो जाएगा। देखो बेटा, ये आर नॉट से तो आर नॉट काट दो और दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं मैं ना, दोनों तरफ क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं तो ये पावर 1/3 हट जाएगी। तो ए जर्मेनियम इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी 8 इंटू ए बेरिलियम, ये हो जाएगा। अच्छा देखो, ए जर्मेनियम इज इक्वल टू 8 इंटू, बोलो बेरिलियम का मास नंबर कितना 9, तो बोलो कितना आ गया 72। तो जर्मेनियम का मास नंबर आपके पास आ जाएगा 72 के बराबर। इसमें कोई डाउट हो तो बोल दो। कोई डाउट है किसी को? चलो अब अगला क्वेश्चन बोल देता हूं ना। देखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन 12 न्यूक्लियस। कार्बन 12 बोर्ड पे लिख दे, देखो मैंने, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कार्बन 12 सॉरी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन 12 न्यूक्लियस इन सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन 12 न्यूक्लियस इन सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। लिख दो फटाफट। बताओ बेटा, रहेगा आंसर? कैलकुलेशन बोल गया। पाई में नहीं, पाई में नहीं। चलिए तो बताओ बेटा, कितने बच्चों का आंसर आ गया? बता बेटा कितना आया? हाँ, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं, एग्जैक्ट तो कैसे कर पाएंगे इसको? -35 45 सेंटीमीटर क्यूब में। माइनस पावर की गड़बड़ी। चलिए कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखो आप लोग, है ना। टाइम ओवर, बोर्ड पे देखिएगा सब लोग। अब टाइम दे दिया मैंने आपको, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग अब, है ना। क्या आगे क्या है? आगे का नहीं पता, बस पावर पता है। चलो ठीक है, अब जो भी होगा बोर्ड पे देख लेते हैं। एक बार बोर्ड पे देखिएगा सब लोग। पेन नीचे रख दो बेटा पहले एक बार आप, है ना। अब बोर्ड पे देखें आप लोग। देखो, कार्बन 12 का वॉल्यूम चाहिए अपने को। अच्छा पहले तो बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना। बस सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, देखते जाओ आप लोग एक बार। तो ये हो जाएगा 4/3। अच्छा, पाई की जगह हो जाएगा 3.14, आर नोट की जगह हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर का क्यूब। ये हो जाएगा। मास नंबर तो यूनिट लेस होता है, मास नंबर कितना 12।
ये मास नंबर रख दिया आपने, ये मास नंबर तो लिखा होता है यहाँ पर। चलो अब ये सोल्व करना है अपने को। अच्छा ये आंसर मीटर क्यूब में जाने वाला है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, पहले मीटर क्यूब में निकाल के रख लेते हैं। अब देखो कटने के नाम पे तो केवल एक ही चीज कट रही है, 4 बार कट रहा है और तो कुछ कट नहीं रहा। अब थोड़ा सा आपको समझदार दिखाने पड़ेगी यहाँ पर। एक बार बोर्ड पे देखें सब लोग, 4 इंटू 4, 16 इंटू 3.14, 50, 50 करो ना, 48 क्यों कर रहे हो, क्योंकि 3 से ज्यादा है ना, तो 50 कर लो, 48 को 50 बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है, अप्रोक्सीमेशन करना अपने को तो। और वैसे भी 48 थोड़ी आएगा, 48 से तो ऊपर ही आएगा ना, तो उसको क्या कर दिया 50, ठीक है ना। तो इसका इसका और इसका तो काम हो गया ना। अब ये 1.3 का क्यूब, 1.3 देखो, 1.3 इंटू 1.3, 1.69, 1.7 कर लो उसको, 1.3 इंटू 1.3 कितना हो गया 1.7, 1.7 इंटू 1.3 2.2, 170 प्लस 21, सॉरी 170 प्लस 51, तो 221, 2.21 होना चाहिए, वैसे 2.2 मान लो, ठीक है ना। तो 1.3 का क्यूब कितना आ गया 2.2, कितना आ गया 2.2 इंटू 50, 110। मैं लिख देता हूं, आंसर इज 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 43 मीटर क्यूब। देखो डायरेक्ट हो रही कैलकुलेशन, टफ नहीं कैलकुलेशन इतने, अगर आप आराम से करो तो इसको आंसर आ रहा है। अच्छा लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है अभी अपना, ये मीटर क्यूब में आंसर है, अपने को सेंटीमीटर क्यूब में आंसर चाहिए। ये आंसर किस में निकला है मीटर क्यूब में, आपको किस में चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। तो बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन लगाओ आप। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 43 इंटू 10 की पावर 6 सीसी। तो आंसर आ जाएगा आपका 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 माइनस 37 सीसी। ये लिख दिया बोर्ड पर, ये आंसर हो गया इसका। अच्छा पिछली क्लास में मैंने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आइडिया दिया था कि थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में बताया तो होगा ना, कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा ताकतवर है, तो नेट फोर्स रिपल्शन का होना चाहिए, और रिपल्शन का होना चाहिए तो फिर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस से बाहर चले जाने चाहिए, लेकिन नहीं जाते, है ना। चलो ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार, ये लिखो पहले आप लोग, फटाफट लिख दो बेटा इसको ना। चले तो सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे आप, है ना। देखो अब अगला पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ, बोर्ड पे देखना बेटा सब लोग, है ना। देखो न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें, जैसा मान लीजिए कोई न्यूक्लियस हमारे पास है, सपोज जैसे मान लो कोई न्यूक्लियस हमारे पास, और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किससे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एक वर्ड अपन काम में लेते हैं न्यूक्लियन, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए एक कॉमन वर्ड काम में ले लेते हैं अपन न्यूक्लियन, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस आपके पास है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो प्रोटॉन्स होंगे और कुछ इसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे, यस और नो। तो इसमें कुछ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ठीक है। और आप ये भी जानते होंगे कि इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, आपस में बाइंड होकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, टाइटली बाइंड आपस में रहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होता है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड होकर रहते हैं। अगर ये आपस में बाइंड होकर रहते हैं तो सिंपल सी बात है, कोई फोर्स है जो इनको बाइंड करके रखता होगा। तो न्यूक्लियस में जो फोर्सेज होते हैं उन पर अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कौन कौन से फोर्स न्यूक्लियस के अंदर वर्क करते हैं, कौन कौन से फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करते हैं, ये अपन देखने जा रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो इन सभी पार्टिकल्स के पास मास है, और आप जानते हैं कि दो पार्टिकल्स के पास अगर मास है तो वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं, G m1m2/r²। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियस एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स इन सभी न्यूक्लियस को आपस में बाइंड करने की टेंडेंसी रखेगा, सारे न्यूक्लियस को पास में लेकर आने की टेंडेंसी रखेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सारे के सारे न्यूक्लियस क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और सारे के सारे न्यूक्लियन एक दूसरे के साथ बाइंड होने की ट्राई करेंगे। एक फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। अच्छा दूसरी बात आप देखें, प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यस और नो। तो प्रोटॉन क्या करेगा, अपने पास के दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा,
तो दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो बताइए दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, कौन से फोर्स की वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिपेल कर रहे हैं, यस और नो? और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 की पावर 37 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और अगर दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो क्लियर है? तो देखो दो तरह के फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है जो इन न्यूक्लियस को बाइंड करना चाहता है, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो बाइंड करना चाहता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स है जो इन न्यूक्लियस को दूर दूर करना चाहता है। और दोनों में ताकतवर फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ताकतवर है तो उस फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियस आपस में बाइंड रहने चाहिए कि दूर चले जाने चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो ये बाइंड होकर रहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर अगर बाइंड होकर रहते हैं, इसका मतलब इन दोनों फोर्स के अलावा कोई और भी फोर्स उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जो उनको बाइंड करके रखने में रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एक और तरह का फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा भी एक और तरह का फोर्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, और वो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? तो यहाँ पर अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको बता दूं, ये पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब तक जितने भी फोर्स डिस्कवर हुए हैं सबसे ताकतवर फोर्स है कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स ताकतवर है। और उसी फोर्स की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये बाइंड होकर रह पाते हैं। अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर तो ये कभी भी बाइंड होकर हो ही नहीं सकते थे, न्यूक्लियस कभी बाइंड नहीं हो सकते थे। न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूक्लियस को न्यूक्लियस में बाइंड करके रखता है। ठीक है, अच्छा इस फोर्स की अगर बात करें तो इस फोर्स की कुछ लिमिटेशन है, ये बहुत कम रेंज में काम करता है फोर्स, बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, केवल 3-4 फर्मीमीटर तक काम करता है। फर्मीमीटर समझते हैं? नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर, माइक्रोमीटर का मतलब 10 की पावर -6 मीटर, फर्मीमीटर का मतलब 10 की पावर -15 मीटर। फर्मीमीटर का मतलब 10 की पावर -15 मीटर। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स है, ये केवल 3-4 फर्मीमीटर तक काम करता है, इससे ज्यादा डिस्टेंस होने पर ये फोर्स एक्ट ही नहीं करता। बहुत कम रेंज का फोर्स है ये, दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है लेकिन सबसे कम रेंज का फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, सबसे वीक फोर्स है लेकिन सबसे लॉन्ग रेंज का फोर्स है। ग्रेविटेशन वीक फोर्स है लेकिन सबसे ज्यादा रेंज होती है इस फोर्स की। और न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें, सबसे ताकतवर फोर्स है लेकिन सबसे कम रेंज का फोर्स है, केवल 3-4 फर्मीमीटर की दूरी तक ये काम करता है। और इतनी कम दूरी पार्टिकल्स के बीच में केवल न्यूक्लियस के अंदर ही हो सकती है, न्यूक्लियस के अलावा कहीं पर भी ये दूरी पार्टिकल्स के बीच में नहीं हो सकती। आपने आज तक कभी दो एटम्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स की बात ही नहीं करी होगी, क्योंकि दो एटम के बीच में सेपरेशन एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10। और न्यूक्लियर फोर्स काम करता है जब दूरी 10 की पावर -15 मीटर ऑर्डर की होती है। तो आपने आज तक कभी न्यूक्लियर फोर्स की बात ही नहीं करी, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो डिस्टेंस चाहिए उस डिस्टेंस पर आपने आज तक स्टडी नहीं की चीजों को। तो आज अपन न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो दूरी होती है पार्टिकल्स के बीच में वो फर्मीमीटर ऑर्डर की होती है। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूक्लियस के अलावा और कोई एग्जिस्ट नहीं करता, केवल और केवल कहां मिलता है? ये केवल न्यूक्लियस में मिलता है, और कहीं ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत कम रेंज का फोर्स होता है। अच्छा दूसरी बात, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ये दो न्यूक्लियन के बीच इक्वली वर्क करता है। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो दो न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, ये दो प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, और एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। ये दो प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, दो न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, और एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, और इक्वली वर्क करेगा। जितना न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में लगता है उतना ही न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और उतना ही न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। इक्वली वर्क करता है ये न्यूक्लियस, है ना। इस फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास अभी तक। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स के लिए फॉर्मूला है G(m1m2/r²), इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2/r²। वैसे न्यूक्लियर फोर्स का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है, अभी तक कोई फॉर्मूला डिस्कवर न्यूक्लियर फोर्स का नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियर फोर्स जो है 1/r² फॉलो नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r² फॉलो करता है, ग्रेविटेशन फोर्स भी 1/r² फॉलो करता है। न्यूक्लियर फोर्स 1/r² फॉलो नहीं करता। डिस्टेंस पर डिपेंड तो करता है, लेकिन क्या रिलेशन है डिस्टेंस के साथ ये अभी तक कैलकुलेट नहीं हो पाया। ठीक है ना, डिस्टेंस पर डिपेंड तो करेगा, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है इसके डिस्टेंस पर, लेकिन डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। क्लियर है? आप लोग इस बात को पढ़ते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी में आता है।
न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता। पढ़ते हैं आप लोग मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, बट न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। क्लियर है? अच्छा, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो पार्टिकल के स्पिन पर भी डिपेंड करता है। पार्टिकल के स्पिन पर डिपेंड, स्पिन समझते हैं आप लोग? जैसे देखो एटम होता है ना, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? ऑर्बिट्स। अच्छा, ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं ना, तो ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने को बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं? तो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, इसको ऑर्बिटल मोशन करते हैं। और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी होता रहता है। ऑर्बिट में तो चक्कर काटे रहे, साथ ही साथ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी होता है, और एक्सिस के अबाउट रोटेट होने को बोलते हैं स्पिन मोशन। क्या बोलते हैं? तो जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये भी अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमते रहते हैं, ये भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखा गया है कि जब दो न्यूक्लियन सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियन इधर स्पिन कर रहा है और एक और न्यूक्लियन इधर स्पिन कर रहा है, अगर दो न्यूक्लियन सेम डायरेक्शन में अगर स्पिन कर रहे होते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है न्यूक्लियर फोर्स। सेम स्पिन करने वाले न्यूक्लियंस के बीच में ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो स्पिन पर डिपेंड करता है, जबकि आपका ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्पिन पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है। अगर न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस अगर 0.8 फर्मी मीटर से कम होता है, न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस अगर 0.8 फर्मी मीटर से कम होता है तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव नेचर का होता है। और अगर न्यूक्लियन के बीच की दूरी 0.8 फर्मी या उससे ज्यादा होती है तो फिर ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अगर दूरी 0.8 फर्मी से कम हो तो रिपल्सिव होता है, और 0.8 फर्मी या उससे ज्यादा की दूरी अगर न्यूक्लियंस के बीच में तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और देखो इस न्यूक्लियर फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ होता है, वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो होती है लगभग 0.8 फर्मी के आसपास। तो बताइए न्यूक्लियर फोर्स की वजह से पार्टिकल्स कहां रहना पसंद करते हैं? लगभग 0.8 फर्मी से 1 फर्मी के बीच में रहना पसंद करते हैं। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लगभग 0.8 से 1 फर्मी मीटर के बीच होती है। और आप इस बात को जानते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स पार्टिकल्स को कहां रखना पसंद करता है? 0.8 से 1 फर्मी की दूरी के बीच में रखना पसंद करता है। तो न्यूक्लियस के बीच में जो सेपरेशन होता है ना, वो 0.8 से 1 फर्मी के बीच का होता है। क्लियर है? तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी थी ये मैंने आपको बताई। चलो क्या क्या प्रॉपर्टी बताई एक बार रिकॉल करें इनको। सबसे पहले तो ये सबसे कम रेंज का फोर्स है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, दो न्यूक्लियन के बीच इक्वली वर्क करता है, सेंट्रल फोर्स नहीं होता, स्पिन पर डिपेंड करता है, 1/r² को फॉलो नहीं करता, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, डिस्टेंस अगर 0.8 फर्मी से कम है तो रिपल्सिव, 0.8 फर्मी या उससे ज्यादा दूरी है तो अट्रैक्टिव, और ये पोटेंशियल एनर्जी और दूरी के बीच में ग्राफ। क्लियर है बात? लिखना शुरू करो। फटाफट लिखना शुरू करो इसको। लिखे हेडिंग न्यूक्लियर फोर्स। लिखें इसमें इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट, it is responsible to hold nucleons, it is responsible to hold nucleons inside nucleus, it is responsible to hold nucleons inside nucleus, it is, next point, it is very short range force, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। और रेंज क्या होती है वो भी लिख दो आप इसकी, बहुत कम रेंज का फोर्स है। किस रेंज तक काम करता है? 3-4 फर्मीमीटर तक काम करता है ना, उससे ज्यादा दूरी पर काम नहीं करता। लिख दो रेंज अप टू 3 to 4 फर्मीमीटर, ब्रैकेट में लिख दो रेंज अप टू 3 to 4 फर्मीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, it is independent of charge, it is independent of charge, it is independent of charge, it equally work between nucleons,
इसी पॉइंट में कंटिन्यू करते हैं ना. इट इक्वली वर्क बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. इट इक्वली वर्क बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. इक्वली वर्क बिटवीन न्यूक्लियॉन में ये वाला पॉइंट भी लिख देना आप. दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स, दो न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स बराबर होता है ना. ये लिख देना बेटा ना. नेक्स्ट पॉइंट. it does not follow inverse square law. It does not follow inverse square law. Next point. It is not a central force. It is not a central force. Next point. It is spin dependent force. It is spin dependent force. स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. और इसी में ब्रैकेट में लिख देना, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स के ब्रैकेट में लिख देना. क्या लिखोगे? इट इज मोर इफेक्टिव. इट इज मोर इफेक्टिव when nucleons have same sense of spin. It is more effective when nucleons have same sense of spin. Nucleons have spin in same direction. ठीक है? समझ में आता नहीं है तुम लोगों को. अरे स्पिन का सेंस दोनों का सेम होना चाहिए. अगर एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज करे, तो सेम सेंस में स्पिन करना चाहिए. ये बोलना चाह रहा हूं. तो समझ में नहीं आता ना. लेकिन लिख दिया आपने. बहुत बढ़िया. अगला पॉइंट लिखें. It is repulsive. It is repulsive if distance. It is repulsive if distance is less than 0.8 fermimeter. It is repulsive when distance is less than 0.8 fermimeter. नोट्स नहीं बना रही? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही? कौन सा सब्जेक्ट है? नोट्स अब खुले हैं. फिर ये तेरा ही क्यों गिरता है? It is repulsive. It is repulsive if distance is less than 0.8 fermimeter and attractive if distance is equal to or more than 0.8 fermimeter. And attractive if distance is equal to or more than 0.8 fermimeter. ठीक है? उसके बाद बस आखिरी पॉइंट में ग्राफ बना लो आप. चलो बना दिया ग्राफ. चलो ठीक है. अब देखो आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था मास और एनर्जी में, याद है? क्या दिया था? E इक्वल्स टू mc². चलो इसको डिटेल में समझना शुरू करते हैं कि एक्चुअली इस रिलेशन का मतलब क्या होता है ना. तो हेडिंग लिख लो पहले आप लोग. आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन.
हेडिंग लिख लो, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। चलो अब इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। इधर देखो आप लोग, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है समझते हैं इसको, है ना। तैयार है सब लोग? चलो बोर्ड की तरफ देखना शुरू कर दो, पेन नीचे रख दो थोड़ी देर के लिए और बोर्ड की तरफ देखो। देखो आइंस्टाइन ने क्या बताया, ध्यान से सुनो। अच्छा देखो, अभी तक तो हम ये मानते आ रहे थे कि मास और एनर्जी दो अलग अलग चीजें होती है। मास एक अलग चीज और एनर्जी एक अलग चीज है, ऐसा हम लोग मानते थे। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने बोला कि यार मास और एनर्जी एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। मास और एनर्जी क्या है, एक ही चीज है। हम मास को एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मास में भी बदल सकते हैं। मतलब मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी आल्सो कैन कन्वर्ट इनटू मास। मतलब मास एनर्जी एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ऐसा किसने बोला, आइंस्टाइन ने बोला। और उसने मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन भी दिया। आइंस्टाइन ने बोला कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को भी मास में बदला जा सकता है। अगर आइंस्टाइन ने बताया कि अगर हम एम मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो एम मास के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है ना, एम मास के जो इक्विवेलेंट एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है एमसी स्क्वायर। तो एमसी स्क्वायर क्या है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू एम मास। एमसी स्क्वायर क्या बता रहा है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू एम मास। बोला एम मास एमसी स्क्वायर एनर्जी के बराबर है। एम मास बोल लो या एमसी स्क्वायर एनर्जी बोल लो, दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर है। मतलब एम मास के इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होती है, एमसी स्क्वायर। बोलो क्लियर है। और वैसे ई एनर्जी के इक्विवेलेंट जो मास होता है वो होता है ई बाई सी स्क्वायर। तो ई बाई सी स्क्वायर ये एम मास के सॉरी ई बाई सी स्क्वायर जो है वो ई एनर्जी के इक्विवेलेंट मास। दिस इज मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी ई एंड दिस इज एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास एम। और यहां पर जो सी स्क्वायर होता है, ये सी स्क्वायर होता है कन्वर्जन कोएफिशिएंट। सी स्क्वायर क्या होता है, कन्वर्जन कोएफिशिएंट। ये मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने का कोएफिशिएंट होता है। अच्छा पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस सी स्क्वायर यहां पर सी आने का मतलब ये मत समझ बैठना कि जब पार्टिकल लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा तब वो एनर्जी में बदलेगा। यहाँ पर ये सी स्क्वायर का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसमें सी आ रहा है, इसका मतलब ये मत समझ बैठना कि पार्टिकल की स्पीड जब सी के बराबर होगी तो उसका मास एनर्जी में बदल जाएगा, ये इसका मतलब नहीं है। सी स्क्वायर तो जस्ट एक कन्वर्जन कोएफिशिएंट है। सी स्क्वायर का काम क्या है यहाँ पर, कन्वर्जन कोएफिशिएंट की तरह है। मतलब अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है या एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना है तो ये सी स्क्वायर एक कन्वर्जन कोएफिशिएंट का काम कर रहा है। एम मास कितनी एनर्जी के बराबर है, एम सी स्क्वायर एनर्जी के बराबर है। और वैसे ई एनर्जी कितने मास के बराबर है, ई बाई सी स्क्वायर मास के बराबर ई एनर्जी है। और एम मास कितनी एनर्जी के बराबर है, एम सी स्क्वायर एनर्जी के बराबर है। ये इस आइंस्टाइन के रिलेशन का मतलब है। बोलो क्लियर है मामला। तो सी स्क्वायर बोलो क्या है, कन्वर्जन कोएफिशिएंट। और सी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, सी स्क्वायर। क्लियर है, लिखो आप इसको। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन mass can converts into energy and mass can converts into energy and energy can also converts into mass. According to Einstein, mass can converts into energy and energy also can converts into mass. ठीक है, ये रिलेशन लिखो आप, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। यहां पर सी स्क्वायर का मतलब लिखो पहले, क्या है ये, कन्वर्जन कोएफिशिएंट। सी स्क्वायर क्या बता रहा है, कन्वर्जन कोएफिशिएंट को बता रहा है। और सी स्क्वायर का वैल्यू भी लिखो आप। सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो इस पर। अरे भाई, सी स्क्वायर एक कन्वर्जन कोएफिशिएंट है। सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के बराबर ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये मत समझ बैठना है यहाँ पर कि पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तब उसका मास एनर्जी में बदलेगा, ये इसका मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। कन्वर्जन कोएफिशिएंट है ये। हाँ, क्यों बोलेंगे सी को कन्वर्जन कोएफिशिएंट, मैंने सी स्क्वायर ही लिखा है कन्वर्जन कोएफिशिएंट, है ना। लिख दिया आपने, लिखो आप क्वेश्चन लिखे। कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम मास। कैलकुलेट
एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम मास। देखो ये क्वेश्चन अभी आपके लिए नहीं है, पहले आप सीख लो चीजों को बस, ठीक है ना। सुने अपना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पहले ध्यान से समझ लो आप। पहले छोटी छोटी चीजें पहले अपन उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान से सुने आप लोग। देखो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि यार 1 ग्राम मास जो है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, ये बताना है। 1 ग्राम मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, तो बताइए मास को एनर्जी में बदलने के लिए रिलेशन क्या है अपने पास, E बराबर mc स्क्वायर। तो बताइए E बराबर mc स्क्वायर में बोलो E इज इक्वल टू, बोलो m कितना लोगे, नहीं तुम c स्क्वायर क्या ले रहे हो, 9 इंटू 10 की पावर 16, ये ऐसा यूनिट में ना। और अगर आपने सी स्क्वायर को अगर ऐसा यूनिट में रख दिया तो आपकी जिम्मेदारी बन के मास को भी किलोग्राम में रखने की। तो मास अपने को ग्राम में दे रखा है, लेकिन रखोगे इसमें किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, और सी स्क्वायर का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 16। अच्छा आपने दोनों को जब ऐसा यूनिट में रखा है ना, तो बताइए यहाँ पर एनर्जी भी किसमें मिलेगी, ऐसा यूनिट में। बोलो कि एनर्जी जूल में मिलेगी, तो एनर्जी आपको जूल में मिल जाएगी। तो बोलो ये एनर्जी कितनी आ गई, 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल। इसका मतलब आप ध्यान से सुनना, 1 ग्राम मास इतनी एनर्जी के बराबर है। 1 ग्राम मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, मतलब आप इतनी एनर्जी 1 ग्राम मास के इक्विवेलेंट बोल सकते हो। 1 ग्राम मास इक्विवेलेंट टू इतना एनर्जी, तो इतना एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम मास। मतलब 1 ग्राम मास और ये एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। ये इस आइंस्टाइन के रिलेशन का मतलब हुआ। क्या बात समझ में आई, लिखो आप। हाँ अब मैं उसको समझा सकता हूँ, उस समय नहीं समझा पा रहा था। अब देखो इधर देखो, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आपने फोटोन के लिए लिखा था ना, तो वही मैं समझा रहा हूँ आपको ना। तो देखो फोटोन के पास मास होता नहीं है, फोटोन के पास एनर्जी होती है। फोटोन के पास क्या होती है, तो वो एनर्जी कितने मास की इक्विवेलेंट है, दैट मास इज कॉल्ड इफेक्टिव मास। तो आपने जो फोटोन का मास लिखा था ना, इफेक्टिव मास लिखा था, इफेक्टिव मास लिखा था E/c स्क्वायर। तो फोटोन के पास एनर्जी थी, मास तो होता ही नहीं है फोटोन के पास। तो इफेक्टिव मास का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं वहां पर, कि वो एनर्जी कितने मास के इक्विवेलेंट है। तो उस एनर्जी के इक्विवेलेंट जो मास होता है ना, दैट मास इज कॉल्ड इफेक्टिव मास। वो वहां पर मतलब था, लेकिन वो चीज वहां नहीं समझ में आती आपको। समझ में आएगी ना बात, इसलिए वहां डिटेल में नहीं बताया मैंने उस बात। तो यहां पर भी वही है, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। सी है स्पीड ऑफ लाइट, सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। समझ गए बात। चलो कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो बेटा, इसके अंदर है कोई कंफ्यूजन, नहीं है तो अगला सवाल लिखो। लिखो कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू, कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास। कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट, और पेन नीचे रख देना, कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो पहले, तो इसका रिजल्ट याद रखना ही है। इस क्वेश्चन का रिजल्ट याद रखना ही है, ये लिख लेना अपने साथ में, इसके क्वेश्चन के साथ में लिख लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पूरे चैप्टर के अंदर काम आएगा, पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने के अंदर काम आएगा रिजल्ट आपके ना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया बेसिकली कि कैलकुलेशन में आपका टाइम बच जाएगा, इसलिए मैंने ये रिजल्ट आपको लिखा है, ठीक है ना। टाइम बचाने के लिए रिजल्ट अपने लिए। एक बार सब इधर देखो आप लोग, एक बार पूरा फोकस इधर रखो। अच्छा बताइए कितने मास की इक्विवेलेंट एनर्जी चाहते हैं, 1 AMU। तो देखो 1 AMU मास के इक्विवेलेंट आप एनर्जी चाहते हैं, तो 1 AMU मास, इसको किलोग्राम में लिखो तो 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम। बोलो यही होता है। अच्छा मुझे चाहिए m मास के इक्विवेलेंट एनर्जी, तो m मास के इक्विवेलेंट एनर्जी बोलो क्या, mc स्क्वायर होता है। अब एक चीज बताओ, आप c स्क्वायर को क्या रखोगे, 9 इंटू 10 की पावर 16। तो एक बात बताओ, आपने ये जो वैल्यू रखी ना सी स्क्वायर के ऐसा यूनिट में, अरे यार इधर बोर्ड पे देख लो, बाद में आप ही परेशान होगे फिर जो इधर उधर ध्यान रख रहे हैं। सी स्क्वायर की वैल्यू आप कितना रखोगे, 9 इंटू 10 की पावर 16। तो एक बात बताओ, अगर आपने सी स्क्वायर को अगर ऐसा यूनिट में रख दिया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन के मास को केजी में रखना। मास भले एमयू में दिया है, लेकिन एमयू में रख दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, मास को किस में रखना पड़ेगा, केजी में। क्योंकि अगर आप सी स्क्वायर को ऐसे में रख रहे हैं, तो फिर मास को भी ऐसे में रखना पड़ेगा, यस और नो। तो 1 AMU मास, उसको अगर केजी में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27, और सी स्क्वायर का वैल्यू है
9 इंटू 10⁻16। अच्छा, जब दोनों को आपने एसआई में रखा है ना, तो एनर्जी भी एसआई में मतलब जूल में मिलेगी आपको। एनर्जी किस में मिलेगी? जूल में। और पूछिए मुझसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो मेगा का बाद में देख लेंगे, पहले अपन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आ जाते हैं। कितने बच्चों को रिलेशन आता है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने का? रिलेशन आता है? आता है। तो एक काम करते हैं, इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं। तो देखो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16 बदल दो, बोलो क्या आ जाएगा? 1.6 10⁻⁻19। क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया? तो अगर आप इस एनर्जी को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 10⁻6 को मेगा लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये रिजल्ट सीधा याद रखना है। देखो क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो आप लोग। 1 एमयू मास इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। 1 एमयू मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। 1 एमयू मास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और उल्टा भी याद रखना है इसको, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 1 एमयू मास के बराबर है। 1 एमयू मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम 1 एमयू मास। क्या बात समझ में आई? अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, इस चैप्टर में जो मासेस आपको दिए हुए रहेंगे वो एमयू में दिए हुए रहेंगे। मासेस किस में रहेंगे? और एनर्जी की कैलकुलेशन चलेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैलकुलेशन किस में होती थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद है आपको? यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो कैलकुलेशन चलती है एनर्जी की, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है। तो आपको बार बार कभी मास को एनर्जी में बदलना पड़ेगा, कभी एनर्जी के मास को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो सीधा एक रिजल्ट याद रखो, वरना क्या होगा, आपको ये कन्वर्जन करने में टाइम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मुझे बताना है कि यार 2.2 एमयू मास कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट है, क्या निकाल सकते हो? या तो देखो, आप इस वाले फॉर्मूला पर जाओगे अगर, तो फिर इसमें मास केजी में आता है। मास किस में आता है? दिया हुआ एमयू में। तो पहले तो उस एमयू को किस में बदलो? केजी में। एनर्जी आएगी जूल में, फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो, तो टाइम खराब हो जाएगा आपका। तो डायरेक्ट याद रखो ना कि 1 एमयू मास इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.2 एमयू मास इक्वल होगा 931 इंटू 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या डायरेक्ट कर लोगे? और इसको उल्टा भी करना सीख लो आप। उल्टा भी करना सीख लो। उल्टा कैसे? कि जैसे मान लीजिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 1 एमयू मास के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितने मास के बराबर है, क्या बता सकते हो? कितने बच्चे बता सकते हैं? यूनिटरी मेथड आ जाएगा इसमें। यूनिटरी मेथड कैसे आ जाएगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितने मास के बराबर? 1 एमयू। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन में 931 एमयू मास। यस और नो? अब जो भी एनर्जी है उसको मल्टीप्लाई करके कुल मिला के यूनिटरी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? लिखो बेटा इसको। लिख दिया आपने? अरे ये लिखने, ये मैं भी क्वेश्चन के फॉर्म में ले लूंगा इसको, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, क्वेश्चन के फॉर्म में ले लूंगा इसको मैं। अगला क्वेश्चन लिखो आप। तो मेरी क्लास में ना थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठा करो यार। नहीं रहता तुम एक्टिव, धीरे धीरे तो लिखते रहते हो। कैलकुलेट कैलकुलेट मास इक्विवेलेंट टू 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। कैलकुलेट मास इक्विवेलेंट टू 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। कैलकुलेट मास इक्विवेलेंट टू 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। बता सकते हो ना? बताओ यार। पहले तो आप लोग है ना सिंबल्स को सही लिखना सीखो यार। मेगा में एम कैपिटल आता है, स्मॉल एम मिली के लिए आता है। कुछ बच्चों को देख रहा हूँ मेगा में एम को स्मॉल में लिख रहे हैं। स्मॉल एम का मतलब मिली होता है, मेगा में कैपिटल एम होता है।
0.107। एक कैलकुलेटर से निकाला है क्या? पूरा कैलकुलेट किया है? हाँ ठीक है मान लिया मैंने, भरोसा है। चलिए बताइए कितने बच्चों का आंसर आ गया? आंसर इज 0.107। यही तो क्वेश्चन है, यही तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ले दिया। देखो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 एमयू मास। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इक्वल्स टू 1। अच्छा एमयू में पीछे यू लगा के लिखते हैं ना, तो बताइए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इक्वल्स टू 1 अपॉन 931 एमयू मास, यही होता है। अच्छा बोलो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 931 इंटू 100। तो अगर आप अब देखो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो ना, ये 100 और इसको 1000 ले सकते हो, इसको क्या ले सकते हो 1000 लिया तो 0.1 आ जाएगा, और अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हो तो 0.107 आएगा। देखो 0.107 तो एग्जैक्ट आंसर हो गया, लेकिन अगर अपने ऑप्शन दूर दूर है तो अपने को एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट भी आंसर निकाल सकते हो। उस केस में आप इसको 1000 कर लो और 100 बाई 1000, 1/10 बोले तो 0.1, ये अप्रोक्स हो गया। ठीक है ना, लिख दो बेटा इसको। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बोला आराम से। हाँ ये तुम्हारे लिए लिखा है मैंने, लिखो अगला, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड, आज के पढ़ने वढ़ने का मन नहीं है तुम लोगों का? वो कभी भी नहीं होता है, नहीं होता, कभी नहीं होता वो तो। लिखो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, कुछ भी मतलब। आज टीचर्स डे मनाते ही नहीं 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 नहीं, मैं पहले तो क्लियर कर लो, टीचर्स डे इसलिए नहीं मनाया कि मैं उनका मेंटर हूँ, टीचर्स डे इसलिए मनाया उस दिन टीचर्स डे था। नहीं अगर तुम्हारे बेच में क्लास होती तो तुम्हारे बेच में मनाते। चलो अभी ये लिखो आप लोग, अभी ये लिखो लो, फिजिक्स खेलते हैं ना। लिखो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। चलो अपन एक गेम खेलते हैं ना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिजिक्स के, तुम आंसर करना। लिखो मेरा एडिक चुपचाप से, लिखो मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। लिखो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, लिख दिया। अब सुनो, बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है ना। अब पूरा पूरा फोकस इधर बोर्ड की तरफ रख लो आप अपना ना। चले तैयार है क्या सब लोग? देखो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, दोनों को अलग अलग समझ दो पहले तो, ठीक है ना। इधर फिर आपस में रिलेट भी करते हैं, दोनों चीजों को अलग अलग समझो फिर रिलेट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा, जैसे मान लो कोई न्यूक्लियस है सपोज हमारे पास, जैसे कोई भी न्यूक्लियस ले लो एक एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने हीलियम न्यूक्लियस ले लिया है ना, हीलियम न्यूक्लियस हो गया मेरे पास। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं यार इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, तो आप बता ही सकते हो। ये किसका नंबर है और ये न्यूट्रॉन का नंबर। ठीक है चलो, तो ये जो है वो प्रोटॉन्स का नंबर है, और इसमें से ये माइनस करने पर जो आएगा वो न्यूट्रॉन्स का नंबर है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि दो तो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। इस 2He4 के अंदर बताओ कितने तो प्रोटॉन है, दो, और कितने न्यूट्रॉन है, दो। पक्का? अच्छा जिससे मुझे इस न्यूक्लियस का मास चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि इस न्यूक्लियस का मास कितना है।
अच्छा, तो अगर कॉमन सेंस के आधार पर अगर न्यूक्लियस का मास में निकालो तो कितना आना चाहिए? 4 क्या किलोमीटर? एमयू? पक्का? ठीक है, तो वो लगभग लगभग 4 एमयू होता है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मास इसका चाहिए, अगर आप इसका मास अगर कैलकुलेट करने का सोचो, तो देखो आप इसका मास किस तरह से कैलकुलेट करोगे। ये जो, अब ध्यान से समझ रहे हैं ना, क्योंकि फिर बाद में परेशानी आएगी अगर इसको नहीं समझोगे तो। आप इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, अगर इस 2He हीलियम न्यूक्लियस का मास अगर चाहिए तो देखो आपके, अरे खाली अटक जाएगा गले में। वो पीछे वाली तेरे से नहीं कह रहा, पीछे वाली खा रही है कुछ, तो इधर देखो। अरे खाले खाले कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्लास में ये चलता है ना, आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इधर देखो आप लोग। हाँ हाँ, कुछ कहना है तो इधर देखो आप लोग। तो ये जो 2He4 न्यूक्लियस है, आज तुम लोगों का मामला गड़बड़ है यार, फोकस नहीं है आप लोग आज पढ़ने को लेकर। तो इधर देखो आप। तो देखो ये जो 2He4 न्यूक्लियस है ना, ध्यान से सुने आप लोग। ये जो 2He4 न्यूक्लियस है, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इसका मास अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें, ध्यान से समझना, इसका मास अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपल सी बात है कि 2 तो प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन का मास एमपी से दिखा देता हूं, और 2 न्यूट्रॉन का मास आप टोटल कर दो। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास का सम कर लो, तो जो मास आपको मिलेगा वो इस न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। यही तो होगा ना, और क्या भाई। किस किस से मिलकर बना है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन का मास और 2 न्यूट्रॉन का मास सम कर लो, आप टोटल कर लो, तो जो मास आएगा वो इस न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल मास इस वैल्यू से कम होता है। न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास आता है इस वैल्यू से कम आता है। ये वैल्यू का मतलब सम ऑफ मास ऑफ इट्स न्यूक्लियस। ये वैल्यू क्या बता रही है? टोटल मास ऑफ इट्स न्यूक्लियस। तो याद रखना कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस का मास, कोई सा भी न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस का मास उसके न्यूक्लियंस के टोटल मास से हमेशा कम होता है। न्यूक्लियस का मास उसके न्यूक्लियस के टोटल मास से हमेशा कम होता है। तो न्यूक्लियस का जो टोटल मास है और न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है मास डिफेक्ट। क्या कहलाता है? क्या बोला, एक बार वापस बोलो। मास डिफेक्ट का मतलब क्या समझाया मैंने, ये बोला। मास डिफेक्ट का मतलब बोलो, क्या बताया मैंने? न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के टोटल मास से कम होता है। तो न्यूक्लियस का जो टोटल मास और न्यूक्लियस का एक्चुअल मास, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट कहलाता है। तो एक टर्म तो मैंने समझा मास डिफेक्ट। अब दूसरी टर्म आपको समझा देता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी। एक बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इधर देखना। जैसे मान लो, सपोज ये मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, मान लीजिए मेरे पास कोई न्यूक्लियस है। अच्छा, इसमें कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। जैसे हीलियम न्यूक्लियस ही ले लो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, ये फ्री रहते हैं कि आपस में बाइंड होके रहते हैं? बेटा ये समझ में नहीं आएगा कभी जीवन में। फिर आपको, अगर तुम बातें कर रहे हो तो कहाँ बातें करने में लग रहे हो, क्या डिस्कशन चल रहा है, क्यों होता है फिर? हाँ, तो यार मेरे को पढ़ा लेने दो तुम, है ना। तुम्हारे सवालों का जवाब आगे है, तुम आपस में क्यों साइंटिस्ट बन रहे हो? दोनों मिलकर नई रिसर्च करना चाह रहे हो क्या? अभी मैंने पूरा नहीं समझाया ना, मेरे को पता है तुम्हारे डाउट कहाँ तक जाते हैं, ये भी मेरे को पता है, चिंता मत करो, ठीक है ना। मैं जानता हूँ तुम लोग कहाँ तक सोच सकते हो और क्या क्या सोच सकते हो, ये भी मेरे को पता है, और क्या आंसर करना तुम्हारे। अब इतने टाइम में इतना तो पहचान लिया मैंने तुम लोगों को कि तुम्हारे क्या क्या डाउट आ सकते हैं और कहाँ तक डाउट आ सकते हैं, और बिना पूछे तुम्हारे डाउट का आंसर भी करना मेरे को आता है। तुम जब हाथ खड़ा करते हो ना डाउट पूछने के लिए, तुम्हारे डाउट बोलने से पहले मुझे तुम्हारा क्वेश्चन पता रहता है कि तुम क्या पूछने वाले हो। इधर देखो आप लोग, इधर देखो आप लोग, इधर देखो। चलो इस चीज का लाइव डेमो दिखाऊंगा मैं तुम्हें क्लास में, जब भी होगा। अरे जब भी होगा ना, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन बोलने के पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगा कि तुम्हें पूछना चाह रहे थे। डन? रहने दो, नहीं बता रहा तेरा डाउट। इधर देखो बोर्ड पे, इधर देखो बोर्ड पे, देखो तेरा, है ना। देखो ये अपने पास में एक न्यूक्लियस है ना, जैसे मान लो हीलियम का न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसके अंदर ये न्यूक्लियंस फ्री रहते हैं कि बाइंड रहते हैं? कौन करता है बाइंड? अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियंस के आपस में बाइंड होकर रहते हैं ना, एक दूसरे के साथ में टाइटली बाइंड रहते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूँ, ध्यान से समझना।
मैं इन न्यूक्लियस को सेपरेट कर देना चाहता हूं, मैं इसके सारे न्यूक्लियस को कंप्लीट सेपरेट कर देना चाहता हूं। तो देखो मैंने क्या करा, इसके न्यूक्लियस को मैंने कंप्लीटली सेपरेट कर दिया। पहले तो ये बाइंड थे, जब तक न्यूक्लियस का पार्ट थे तब तक ये बाइंड थे, मैंने न्यूक्लियस को कंप्लीट सेपरेट कर दिया। और जब कंप्लीट सेपरेट कर दिया तो मैं इनको बोलूंगा फ्री न्यूक्लियस। क्या बोलूंगा? अभी अलग अलग हो गए, आपस में एक दूसरे के साथ अभी बाइंड नहीं है, कंप्लीटली मैंने इनको सेपरेट कर दिया। मेरा सवाल ये आप लोगों से है कि अगर मैं इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को अगर कंप्लीटली सेपरेट कर देता हूं तो क्या ये अपने आप सेपरेट हो जाएंगे? क्या करने पर सेपरेट होंगे? बहुत सही बोला, एनर्जी देने पर सेपरेट होंगे ना। तो अगर मुझे किसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को अगर कंप्लीटली सेपरेट करना है तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी देने पर क्या न्यूक्लियस को कंप्लीटली सेपरेट किया जा सकता है? अब एक बात बताओ, जो एनर्जी हम यहाँ पर देंगे ना, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी अपन यहाँ पर देंगे वो एनर्जी मास में बदल जाती है। आइंस्टीन ने बोला था ना कि एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास। तो जो एनर्जी यहाँ पर न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए देंगे वो किस में बदल जाती है? मास में बदल जाती है। और मास में बदल गई तो एक बात बताओ, इन फ्री न्यूक्लियस का टोटल मास ज्यादा होगा न्यूक्लियस से या कम होगा? फ्री न्यूक्लियस का टोटल मास का न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। या आप उल्टा बोल लो कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो इसके फ्री न्यूक्लियस के टोटल मास से कम होता है। तो जो न्यूक्लियस का मास और फ्री न्यूक्लियस का जो टोटल मास है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट। क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट को अपन डेल्टा एम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा एम। और बताइए, अगर दोनों तरफ मास का डिफरेंस अगर डेल्टा एम है, अगर इस न्यूक्लियस को फ्री करने में अगर डेल्टा एम मास का डिफरेंस आ रहा है तो बताइए कितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ी उसके लिए? डेल्टा एम मास का डिफरेंस लाने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ी? डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये जो डेल्टा एम सी स्क्वायर है ना, ये कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा एम सी स्क्वायर क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी। और डेल्टा एम क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट। बोलो क्लियर है? तो लिखो आप पहले तो मास डिफेक्ट के अंदर। अब कोई डाउट हो, तुम्हारा सवाल है तो पूछ लो। क्लियर है ना? ठीक है, लिखो आप। लिखें लिखें एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, actual mass of nucleus is always less than, actual mass of nucleus is always less than total mass of its free nucleons, total mass of its free nucleons. This difference in mass is called mass defect. This difference in mass is called mass defect. This difference in mass is called mass defect. और देखो मास डिफेक्ट ओपन डेल्टा टाइम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? और डेल्टा टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? समेशन ऑफ मास ऑफ, हाँ वेरी गुड, मास ऑफ न्यूक्लियस या मास ऑफ न्यूक्लियस? इसका मतलब टोटल करना। समेशन का मतलब क्या? टोटल करना। किसका मास टोटल करो? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास टोटल करके उसमें से क्या माइनस कर दो? एक्चुअल मास माइनस कर दो न्यूक्लियस का। अब एक्चुअल मास तो आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और न्यूक्लियस का मास आपको निकालना रहेगा टोटल मास। तो दोनों का जो डिफरेंस करोगे वो आपको क्या दे जाएगा? मास डिफेक्ट। तो लिख दो ये फॉर्मूला डेल टाइम का। डाउट है कुछ? तो डेल टाइम का फॉर्मूला लिख दो, समेशन मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। हाँ बोलो। तो मैं मना कहा कर रहा डाउट के लिए। हाँ बोलो, तू बोल पहले अपना डाउट बोल। तू बोल तो सही, पहले अपना डाउट तो बोल। हाँ, क्योंकि फ्री करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ी है ना, तो जो एनर्जी आपने लगाई है वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई है। तो फ्री वाले न्यूक्लियस का मास ज्यादा मिलेगा और बाइंडेड वाला न्यूक्लियस जो है कम मिलेगा। ठीक है ना? चलो, क्या लिख दिया आपने? ये फॉर्मूला लिख दिया आपने? चलिए उसके बाद लिखो बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए ब्रैकेट में सिंबल लिख देना, ये सिंबल ब्रैकेट में लिख देना। बाइंडिंग एनर्जी ब्रैकेट में ये सिंबल लिख देना। लिखें बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस
binding energy of a nucleus is the energy binding energy of the nucleus of a nucleus. Binding energy of a nucleus is the energy required to completely separate all nucleons. Energy required to completely separate all nucleons from nucleus. All nucleons from the nucleus. ठीक है? अच्छा, उसके बाद में देखो इधर बोर्ड पे देखो किस तरह से लिखना है इसको. ये डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम में बोलो ये बाइंडिंग एनर्जी को बोलो क्या लिख दोगे? डेल्टा mc स्क्वायर. वेर डेल्टा m क्या होगा? मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस. लिख दो बेटा फटाफट से. सभी बैच के स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि पहला पॉइंट, क्लास में आते समय आईडी कार्ड और कंप्लीट यूनिफॉर्म पहन कर ही आए. सेकंड, क्लास में केवल निर्धारित समय पर ही एंट्री मिलेगी. क्लास टाइम के बाद आने पर एंट्री नहीं दी जाएगी. क्लास के दौरान किसी को भी बीच में घर जाने की अनुमति नहीं होगी और सभी स्टूडेंट्स समय पर क्लास अटेंड करें और क्लास कंप्लीट होने के बाद ही बाहर जाएं. इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि समय का पालन करें और अनुशासन बनाए रखें. क्या हो गया? मिल गया तो किसको आता है वैसे? तेरे को आता है तो घर जा सकते हैं बढ़ते. चलो ये लिख देंगे आप लोगों ने. क्वेश्चन लिखें. फटाफट से क्वेश्चन लिखें. इफ मास ऑफ, क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन. इफ मास ऑफ 2He4, ऐसे लिखना. मास ऑफ 2He4 न्यूक्लियस इज, मास ऑफ 2He4 न्यूक्लियस इज, वैल्यू बोर्ड पे लिख रहा हूं, देख के लिख लेना. मास ऑफ 2He4 न्यूक्लियस इज 4.0015 U. ठीक है? देन कैलकुलेट फर्स्ट मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, और सेकंड आप इसमें लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस और सेकंड क्या लिखेंगे इसमें? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. एक बार बोर्ड पे देखें सब लोग, है ना? पहले सीख लिया आप लोग इसको कैसे करना है. मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. एक बार पेन नीचे रखते हैं, पहले सीख लें. हो सकता है क्वेश्चन आपसे हो भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना है, पहले सीखना है बस आपको, ना? बोर्ड पे देखेंगे सब लोग. अच्छा देखो, सबसे पहले तो मास डिफेक्ट की बात हो रही है ना. अच्छा देखो, अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछना है इस सवाल में तो मास डिफेक्ट तो फिर भी निकालना पड़ता, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो मास डिफेक्ट तो आपको निकालना ही पड़ेगा. ये बात तो पहले दिमाग में फिट कर लेना. बिना मास डिफेक्ट के बाइंडिंग एनर्जी नहीं आ सकती. अगर आपसे किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पूछी तो पहले क्या निकाल के दो? मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट तो बाय डिफॉल्ट निकालना ही पड़ेगा सवाल के अंदर अपने को. मास डिफेक्ट आएगा तभी बाइंडिंग एनर्जी निकाल पाएंगे हम लोग इसमें. क्या बात क्लियर है? और सुनिए, जब भी किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट आपको निकालना है ना, तो बोलो मास डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस. टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस. बोलो क्लियर है? अच्छा बताइए, इस न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है वो आपको दिया हुआ है क्या? बोलो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास कितना है? 4.0015 MU में. बोलो क्लियर है? अच्छा, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस अगर करना है तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस करने के लिए पहले तो देखो कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है. तो बताइए, हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन है? 2. और कितने न्यूट्रॉन? 2. तो देखो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, ये तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया.
माइनस क्या कर देंगे, एक्चुअल मास। बोलो ऐसा करेंगे तो क्या मास डिफेक्ट आ जाएगा? अच्छा इधर देखो, अब देखो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.0073। अच्छा न्यूट्रॉन का मास बोलो कितना होता है, 1.0087। बोलो क्लियर है? माइनस एक्चुअल मास कितना हो गया, 4.0015। कैलकुलेशन एमयू में चल रही है अपनी। यार तुम लोग पता नहीं क्या करने में लग रहे हो, बाद में तुम लोग उलझोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, और उलझोगे तो फिर मेरे से मत बोलना सर उलझ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि जब मैं चीजें समझा रहा हूँ उस समय तो आपका ध्यान चीजें समझने पे नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस मत हो आप लोग, है ना? बोर्ड पे देखे सब लोग। तो देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2.0146, और ये अगर आपको लग रहा है ना हो रहा है तो भी बोर्ड पे ही देखना है आपको, अभी सोल्व नहीं करना आपको। जब मैं दोनों कोई क्वेश्चन करने के लिए तब सोल्व करना है आपको। क्लियर? जब इसको टोटल करोगे तो 4.0320 माइनस 4.0015, इसको सोल्व करोगे तो 0.0305 एम। बोलो ये तो क्या आ गया बेटा, ये तो मास डिफेक्ट आ गया। ये तो क्या आ गया, मास डिफेक्ट। तो ये तो फर्स्ट पार्ट सोल्व कर दिया आपने इस क्वेश्चन का। अच्छा सेकंड पार्ट, अगर बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो क्या डेल्टा एम सी स्क्वायर से करें? अच्छा, लेकिन अगर एक बात बताना, अगर आप इसको डेल्टा एम सी स्क्वायर से करने जाते हैं और अगर आपने सी स्क्वायर को 9 इंटू 10 की पावर 16 रख दिया ना, तो आपको मास को केजी में रखना पड़ता है फिर। और मास को केजी में रखने के बाद में, सुनते जाओ आप लोग, मास को केजी में रखने के बाद सी स्क्वायर को 9 इंटू 10 की पावर 16 रखने के बाद एनर्जी आती है जूल में। और मैंने बताया कि कैलकुलेशन चलेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्जन बचाने के लिए मैंने वो क्वेश्चन कराया था आपको। बताओ क्या था वो रिलेशन? 1 AMU बराबर है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो यहाँ पर इतना AMU मास है, तो बोलो ये मास कितनी एनर्जी के बराबर है, क्या सीधा लिख दोगे? कितने बच्चे ये मास कितनी एनर्जी के बराबर है डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना किसी कन्वर्जन को करे हुए, क्या लिख देंगे? तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो डेल्टा एम सी स्क्वायर पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेल्टा एम सी स्क्वायर पे जाओगे ना तो फिर मास केजी में रखना पड़ता है वहां पर, और अपने के पास मास है एएमयू में। बोलो क्लियर है? तो ये मास कितनी एनर्जी के बराबर है अगर आपको चाहिए, तो बोलो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 931 से मल्टीप्लाई कर दो। 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आता है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर। कैलकुलेशन ऐसी है इस चैप्टर के अंदर, पहले बता दूं मैं। और सुने थोड़ा सा कॉमन सेंस, अब देखो सुनो, आंसर आ गया ना, आंसर एक अलग चीज है, अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो भी सुन लो। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मास डिफेक्ट वाली कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन मत कर देना। मास डिफेक्ट वाली कैलकुलेशन में कभी अप्रोक्सीमेशन मत कर देना, अगर अप्रोक्सीमेशन कर दिया तो गलत आंसर आएंगे आपका हमेशा। देखो आप अपनी आदत क्या होती है 4.0015 को 4 लेने की, यही तो करते हैं ना, इसकी वैल्यू नहीं समझते हम लोग। 1.0073 को 1 लेना, 1.0087 को भी 1 लेना। अगर आप वो कर दोगे तो 0 आ जाएगा आपका, मास डिफेक्ट क्या आ जाएगा। तो क्या ध्यान रखना आपको, मास डिफेक्ट वाली जो कैलकुलेशन है उसमें कभी अप्रोक्सीमेशन नहीं होना चाहिए। मास डिफेक्ट वाली कैलकुलेशन में कभी भी अप्रोक्सीमेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, मास डिफेक्ट एक बार आ गया ना, एग्जैक्ट निकाल के रखो आप, जो भी मास डिफेक्ट आएगा पूरा एग्जैक्ट निकाल के रखो। उसके बाद अब देखो यहाँ पर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चल सकता है, जैसे 0.0305 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 आएगा, समझ गए? अगर आपके ऑप्शन इस तरह से है 28, 45, 53, इस तरह से ऑप्शन है तो आप इसको 1000 लेके सोल्व कर सकते थे। बट आपके ऑप्शन अगर इस तरह से है 28, 29, 30, 31, तो फिर 931 लेके सोल्व होगा, फिर 1000 नहीं ले पाएंगे आप इसको। नहीं समझे बात को? मतलब अप्रोक्सीमेशन कब करना है कब नहीं करना है, ये बात समझ में? मास डिफेक्ट में तो कभी अप्रोक्सीमेशन कर ही मत देना, उसको तो एग्जैक्टली सोल्व करना हमेशा। मास डिफेक्ट हो तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने में अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो अगर ऑप्शन अलाउ करे तो। ऑप्शन में अगर गैप है तो आप अप्रोक्सीमेशन कर लो, और नहीं है तो फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं कर पाएंगे आप वहां पर। क्लियर है बात? लिख दो फटाफट से इसको। लिख दिया आपने? वेरी गुड।
सवाल क्या है? बिना सवाल के आंसर कर रहे हो तुम लोग। चलो तो क्वेश्चन लिखे, इफ इफ मास ऑफ इफ मास ऑफ, ऐसे लिखो, एक्स जेड ए, इफ मास ऑफ एक्स जेड ए न्यूक्लियस इज कैपिटल एम, इफ मास ऑफ एक्स जेड ए न्यूक्लियस इज कैपिटल एम, लिख दिया ना यहां तक? देन करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है, ऑप्शन लिखना है आपको 4। अच्छा, इसमें ये लिख दो, mp इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, mn इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, mp इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, mn इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पहले तो सोच लो आप, आराम से सोच लो, हो सकता है आपका आंसर गलत हो, फिर बोल रहा हूं मैं। एक्चुअल मास, न्यूक्लियस का जो मास दिया हुआ है एक्चुअल मास। गलत भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, सोच के देख लो एक बार आराम से और दोबारा। फोर्थ, थर्ड, हाँ भाई, कितने बच्चे आंसर करने को तैयार है बताओ आप? कितने बच्चे आंसर करने के लिए तैयार है? हैंडेज करो, सही से हैंडेज करो, कितने बच्चे आंसर करने के लिए तैयार है? कितने बच्चे इसको समझा भी सकते हैं? ये हैंडेज करो। आंसर तो कर रहे हैं लेकिन समझा भी सकते हैं। जो समझा भी सकते हैं वो हैंडेज करो। तो कम आ रहे हो गया बाकी लोग? तो फिर हैंडेज करो, कितने बच्चे इसको समझा भी सकते हैं? आंसर इज थर्ड। सिंपल मास डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल मास ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन टोटल मास ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन यही तो होती है। दिस इज व्हाट टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अरे ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही तो है ना। कितने प्रोटॉन है? जेड। कितने न्यूट्रॉन है? ए माइनस जेड। तो जेड प्रोटॉन का मास, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का मास, और ये न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस का जो मास, मैं 2 क्यों लिखूंगा यहाँ पर? नहीं, 2 लिखने का कोई रीजन बताओ मेरे को यहाँ पर। जब मैंने अच्छा, ये 2 नहीं लगा तुम्हें? मेरा जेड और 2 ऐसे ही चलता है, ठीक है। इधर देखो, तो देखो ये तो किसका मास हुआ? न्यूक्लियस का टोटल मास, और ये न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस का मास हमेशा न्यूक्लियस को टोटल मास से क्या होता है? कम। बस इसी आधार पर ये सवाल। अगला क्वेश्चन लिखो। ये सारे तो जेड जैसे लग रहे हैं मेरे को। तो तुम्हें कौन सा वाला 2 लगा? सारे 2 लगे? तो वो तो मैंने बोला भी था कि एक्स जेड ए लिखो उसको। मैंने उसको एक्स 2 ए बोला था क्या? मैंने बोला था ना कि लिखो एक्स जेड ए, और बोर्ड पे देख के लिखो। बोला था कि नहीं बोला था? तो फिर जब आपने उसको जेड माना है तो बाद वाले को 2 क्यों मान लिया? देखो सब 2 जेड जैसे तो लग रहे। वैसे भी आज तुम लोगों का मन नहीं है पढ़ने का। चलो एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन लिखाता हूं, लिखो। A nucleus contains a nucleus contains Z proton. A nucleus contains Z protons and capital N neutrons. Z protons and capital N neutrons. And binding energy of nucleus is capital B. Binding energy of nucleus is capital B. Binding energy of nucleus is capital B. Then calculate mass of the nucleus. Calculate mass of the nucleus. और इसमें लिख लो mp equals to mass of proton, mn equals to mass of neutrons.
हाँ बोलो। आंसर आ गया? कितने बच्चों का आंसर आ गया जल्दी बताओ आप। मैं बोल देता हूँ आंसर, एक बार चेक करना अपना। जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस बी बाई सी स्क्वायर। कितने बच्चों का ये आंसर है? बहुत बढ़िया। बोर्ड पे देखें बेटा आप सब लोग। कैसे करना है बोर्ड पे देखें। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि कितने प्रोटॉन है आपके पास में? जेड। तो जेड तो प्रोटॉन हो गए। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? एन। तो पहले इसके सभी न्यूक्लियस का टोटल मास पता कर लो आप। न्यूक्लियस का टोटल मास पता कर लो। न्यूक्लियस का टोटल मास क्या हो जाएगा? जेड एम पी प्लस एन एम एन। न्यूक्लियस का क्या हो गया? टोटल मास। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी बोलो क्या होती है बेटा? बोलो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बताओ। बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्या ये बाइंडिंग एनर्जी होती है ना? ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अच्छा बोलो बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है? बी। डेल्टा एम कैसे निकालते हैं? न्यूक्लियस का टोटल मास माइनस न्यूक्लियस का मास, ये करते हैं ना। तो देखो इधर देखो एक बार, न्यूक्लियस का टोटल मास अगर देखना है तो जेड एम पी प्लस एन एम एन, बोलो यही होगा, माइनस एम। बोलो क्लियर है? बोलो इनटू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को उधर भेज दो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस कैपिटल एम इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? बी बाई सी स्क्वायर। इस एम को उधर ले जाओ, बी बाई सी स्क्वायर को उधर लेकर आ जाओ। तो ये जो m का वैल्यू आपके पास आएगा वो आ जाएगा जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस ऑफ बी बाई सी स्क्वायर। तो ये न्यूक्लियस का मास आपके पास आ गया। इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। है क्या कोई डाउट? बहुत बढ़िया। लिख दो फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लिखे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लिखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ब्रैकेट में लिख दे रहा बीई पी एन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। देखो इट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। इट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। इट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। देखो आप लोग देखो बेटा, बीपीएन कैसे निकालते किसी न्यूक्लियस का? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं? अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी को क्या लिखते हैं? पीबी। और मास नंबर को क्या लिखते हैं? ए। तो अगर आप किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी उसके मास नंबर से अगर डिवाइड कर दोगे, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिवाइड कर दोगे? तो आपको उस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगा। और क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है वो समझाऊंगा मैं अभी, लिख लो पहले बस आप।
लिख दिया? क्वेश्चन लिखिएगा। इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ of 2He4 न्यूक्लियस, ऐसे बोर्ड पे देख लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 न्यूक्लियस इज 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Binding energy of 2He4 nucleus is 28 mega electron volt. Calculate its BEPM. Calculate its BEPM. बताओ. बाइंडिंग एनर्जी, अच्छा ये अभी है ना आगे के टॉपिक्स की तैयारी कर रहा हूँ बेसिकली मैं, है ना. इधर देखते जाओ आप लोग, ये बेसिकली सारी तैयारी अगली क्लास के लिए चल रही है अपने. तो बीईपीएन जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर होता है ना. बोलो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी है और मास नंबर कितना 4. बोलो कितना आ जाएगा. अच्छा अब एक बात और सुनो, ये क्वेश्चन जानबूझकर मैंने इजी किया है आपके लिए. मैंने बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट दे दी है. अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन लेंथी बनाना होगा तो याद है क्या करेगा. सुनो मैं आपको समझा देता हूं. ये क्वेश्चन देने का इसके पास ये तरीका भी हो सकता था. If mass of 2He4 nucleus is 4.0015 U, mass of 2He4 nucleus is 4.0015 U, find its BEPM. अब तक जो क्वेश्चन किए वो सारे आगे एक ही क्वेश्चन में. बोलो इसका बी भी आपको निकालना है, फिर उसके बाद बीईपीएन निकालना है, और बी निकालने के पहले मास डिफरेंस निकालना है. क्या पहले मास डिफेक्ट निकालना है? तो अगर मैंने न्यूक्लियस का मास दे दिया तो पहले तो निकलेगा मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा? न्यूक्लियस का टोटल मास माइनस न्यूक्लियस का मास, उससे तो मास डिफेक्ट आएगा और एमयू में आ जाएगा. तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 931. डेल्टा एम से स्क्वायर लगाना है क्या? लगा सकते हो, लेकिन मास केजी में रखना पड़ता है, तो वो अपने पास है नहीं मास केजी में, मास एमयू में. तो मल्टीप्लाई सीधा किससे करो? 931 से. तो बाइंडिंग एनर्जी सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी आएगी, जो भी बाइंडिंग एनर्जी आएगी डिवाइडेड बाई मास नंबर, जो भी न्यूक्लियस का मास नंबर है. जैसे यहाँ पर मास नंबर कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर दो. जो भी न्यूक्लियस का मास नंबर है उसको डिवाइड कर दो, आपको बीईपीएन मिल जाएगा न्यूक्लियस का. क्लियर है बात? चलो अब इधर देखो आप एक बार बोर्ड पर, पेन नीचे रख दो, बोर्ड पे देखो आप लोग, है ना. अच्छा जैसे मान लीजिए कि 2 न्यूक्लियस है मेरे पास, ए और बी. अच्छा इसका मास अच्छा ये क्या बताता है यहाँ जो लिखा रहता है? हाँ, तो इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ए का मास नंबर है 20 और बी का मास नंबर है 50, है ना. मैं दोनों की बाइंडिंग एनर्जी दे देता हूँ, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी दे देता हूँ मैं आपको. अच्छा बाइंडिंग एनर्जी दोनों की दे दूं. अच्छा इसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लीजिए कि 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लीजिए कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. दोनों की बाइंडिंग एनर्जी आपको दे दी. अच्छा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? यो क्या कर रहे हो? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझो क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि न्यूक्लियस को कंप्लीटली सेपरेट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी कहलाती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी. मतलब अगर आपको इस न्यूक्लियस ए के न्यूक्लियस को अगर कंप्लीटली सेपरेट करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और बी के न्यूक्लियस को सेपरेट करना है तो कितनी चाहिए? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बोलो क्लियर है? अच्छा सवाल मेरा ये है, विच न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल, ए और बी? Which nucleus is more stable, A और B? A स्टेबल है या B ज्यादा स्टेबल है? पक्का A इज मोर स्टेबल. पढ़ने का मन. अब ये क्या बार बार आंसर बदल रहे हो अपना? कोई बात नहीं, मैं वोटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना. और एक ही बार वोट देना है, ठीक है ना. यस. कितने बच्चे ये मान रहे हैं कि न्यूक्लियस ए ज्यादा स्टेबल है? कितने बच्चे मान रहे हैं कि न्यूक्लियस बी ज्यादा स्टेबल है? आंसर है ए इज मोर स्टेबल देन बी. चलो इधर देखो आप लोग, इधर देखो, मैं समझा देता हूं क्यों. अरे इधर देख लो. अच्छा बीईपीएन का मतलब होता है
बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर, यही होता है ना। अच्छा, ए की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल रहा हूं, बोलो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 100, मास नंबर कितना है 20, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 50, बोलो कितना आ जाएगा 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इधर ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इधर देख लो आप। देखो ए जो है उसको सेपरेट करने के लिए, ए के न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए आपको 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की नीड है। बी के न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की नीड है। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, चलो मैं आपसे, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना, ठीक है ना। अच्छा, एक टॉफी का पैकेट है, उसकी रेट है 100 रुपए और उसमें 100 टॉफी है, ठीक है। पहला टॉफी का पैकेट है, उसकी रेट कितनी है, उसमें नंबर ऑफ टॉफीज 100। दूसरा पैकेट है, उसकी भी रेट 100 रुपए, ठीक है ना, या उसकी रेट 200 रुपए मान लो। उसकी रेट कितनी है, लेकिन टॉफी 50 है उसमें। चलो अपने पास में दो टॉफी के पैकेट है, एक पैकेट ये है मान लो, एक पैकेट ये है, ठीक है। अच्छा, इसकी रेट मान लीजिए कि 200 है और इसकी रेट मान लीजिए कितनी है 100, ठीक है। अच्छा, इसमें मान लीजिए कि 200 टॉफी है और इसमें मान लो 10 टॉफी है। सुनो, ये पहला वाला पैकेट है, 200 रुपए रेट है और 200 टॉफी है, 100 रुपए रेट है और 10 टॉफी है। बताओ कौन सी वाली टॉफी ज्यादा महंगी है, नीचे वाली ज्यादा महंगी है, पक्का। तो जिनका आंसर बी था उन्होंने ये गलती, जिनका आंसर बी था उन्होंने ये गलती करी है यहाँ पर। जिनका आंसर बी दिया था उन्होंने यही गलती करी है, जो यहाँ पर सोचना था ना वही यहाँ सोचना था। इधर देखो, यहाँ पर आप देखो, आप ये देख के डिसाइड नहीं कर रहे कि पैकेट कितने रुपए का है, आप ये देख के डिसाइड कर रहे हैं यार पर टॉफी की रेट कितनी है, उससे डिसाइड करना है कि टॉफी महंगी है या सस्ती है। यहाँ पर एक टॉफी की रेट आ रही है 1 रुपए और यहाँ पर एक टॉफी की रेट आ रही है 10 रुपए, यस और नो। तो आप ये मत देखो कि पैकेट की रेट कितनी है, आप ये देखो पर टॉफी की रेट कितनी है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कौन सी महंगी और कौन सी सस्ती है। तो इधर आप देखो, ये न्यूक्लियस ए की बाइंडिंग एनर्जी है 200, न्यूक्लियस बी की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 200, बोलो क्लियर है। लेकिन आप ये भी तो देखो, ये 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे 20 न्यूक्लियस को सेपरेट करने में देनी है और ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे 50 को सेपरेट करने में देनी है। 50 को सेपरेट करने में एनर्जी कितनी देनी, 200, और 20 सेपरेट करने में देनी है 100। तो पर न्यूक्लियन को सेपरेट करने में जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ पर 5 और पर न्यूक्लियन सेपरेट करने में जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ पर है 4। तो जिस न्यूक्लियस का पर न्यूक्लियन सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है ना, वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस ज्यादा टाइटली बाइंड है, उसके न्यूक्लियन ज्यादा टाइटली बाइंड है। तो बताइए ए के न्यूक्लियन ज्यादा टाइटली बाइंड है या बी के न्यूक्लियन, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो बताइए स्टेबिलिटी तय किससे होती है, बाइंडिंग एनर्जी से या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। तो याद रखना, अगर आपको दो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है ना, तो हमेशा बीईपीएन से तय करना है, बाइंडिंग एनर्जी के आधार पर स्टेबिलिटी तय नहीं करना न्यूक्लियस की। दो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कंपेयर किसके आधार पर करनी है, बीईपीएन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के आधार पर करनी है। बोलो क्लियर है। तो एग्जांपल लिखो, फिर नोट करके लिखा हूं। हाँ, आज सच में आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है आप लोगों का, जबरदस्ती बिठा के आए। पढ़, मेरे को पता है ना मैंने कैसे पढ़ाया, जबरदस्ती पढ़ाया आज आप लोगों को।
चलो, तो नोट लगा के लिख दो इसके नीचे, नोट लगा के लिख दो, BPN decides stability of nucleus. BPN decides stability of nucleus more the BPN more stability of nucleus. More the BPN means more the stability of nucleus. ठीक है, यहां से शुरू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना।